स्वागत है आप सभी का स्टडी अप के यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सुजीत वर्मा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे पर्यावरण अध्ययन, जो सीटेट पेपर 1 का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। इसमें 15 प्रश्न का हम लोग अभ्यास करेंगे। इससे पहले भी काफ़ी प्रश्नों का अभ्यास कर चुके हैं। यदि आपने नहीं देखा है तो इससे पहले का वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा और आपको प्ले लिस्ट में भी जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। यदि आप पहले से कर लिए तो अच्छा लगे वीडियो तो आप इसे लाइक शेयर कर सकते हैं। जिसमें 61 नंबर प्रश्न आपका है। ये सीटेट पेपर 1 के लिए है, सीटेट पेपर 1 का ही है ये पेपर, ठीक है। चलिए इसमें 61 नंबर यानी आपका पर्यावरण अध्ययन का क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 नंबर ही समझिए या 61 समझिए, जिसमें पहला क्वेश्चन है आपका कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड करके देखो को शामिल किया गया है, जिसका उद्देश्य है। क्या उद्देश्य है? घर में शिक्षार्थियों को व्यस्त रखना, प्रत्यक्ष हस्तप्रक अनुभव उपलब्ध कराना, परीक्षा में निष्पादन को सुधारना, वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं वैज्ञानिक शब्दावली की परिभाषाएं सीखना। बताइए 61 का राइट आंसर क्या होगा आपका? तो 61 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकंड, प्रत्यक्ष हस्तप्रक अनुभव उपलब्ध कराना। यानी पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तकों में विभिन्न प्रकरणों में एक खंड है जिसका नाम है क्या, करके देखो को शामिल किया गया। जिसका उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य यह है कि प्रत्यक्ष हस्तप्रक अनुभव उपलब्ध कराना। यानी प्रत्यक्ष का मतलब होता है सामने, हस्तप्रक का मतलब हो गया आपका हाथ से बनाया हुआ अनुभव, है ना, अपने हाथ से बनाए हुए अनुभव को उपलब्ध कराना। यानी पर्यावरण अध्ययन के पाठ्य पुस्तकों में प्रकरण करके देखो को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को प्रत्यक्ष हस्तप्रक अनुभव उपलब्ध कराना है। इसी प्रकार से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है 63 नंबर, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में अभिभावकों को संतुष्ट करना, शिक्षार्थियों को आनंद और मज़ा उपलब्ध कराना, नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। बताइए 63 का आंसर करें तो 63 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4, यही होगा, है ना। शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना। यानी पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में एक शिक्षक का चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना होना चाहिए, जिससे कि शिक्षार्थी क्रियात्मक परिस्थितियों में प्रत्यक्ष रूप से अध्ययन कर सके। नेक्स्ट प्रश्न आपका 64 नंबर, सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में पर्यावरण अध्ययन पढ़ने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है? कौन सा उद्देश्य नहीं है ये आपको चुनना है। तो इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने के योग्य बनाना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने के योग्य बनाना चाहिए। इस बच्चे को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। तो बताइए 64 का आप आंसर करें तो 64 का आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो नहीं करना चाहिए वो है आपका कि इसे बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना चाहिए। बाकी सारा होगा। बच्चों को मुख्य शब्दावली की सही परिभाषा याद करने योग्य बनाना पर्यावरण अध्ययन मीन्स सामाजिक विज्ञान के संदर्भ में का उद्देश्य नहीं है, ठीक है। ये उद्देश्य नहीं है, बाकी उद्देश्य ये तीनों हैं। तो इन तीनों को देख लेते हैं। क्या होना चाहिए कि इसे शिक्षार्थियों को विद्यमान विचारों और अभ्यासों पर प्रश्न करने योग्य बनाना चाहिए। इससे ये होना चाहिए। इसे बच्चों को समाज के लिए एक जिम्मेदार सदस्य के रूप में बढ़ने योग्य बनाना चाहिए। ये होना चाहिए कि बालक जो है वो बड़ा होकर क्या बने, कि जिम्मेदार सदस्य बने। इसे बच्चों को संस्कृति अभ्यासों में विविधता का सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। हाँ, सांस्कृतिक और अभ्यास को विविधता में सम्मान करने योग्य बनाना चाहिए। इसी तरह से आपका नेक्स्ट प्रश्न है 65 नंबर, और 65 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। तो निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? शिक्षार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना, संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। बताइए 65 का आपका राइट आंसर क्या होगा? तो 65 का आपका राइट आंसर हो जाएगा 4।
65 का आपका राइट आंसर ये 4 हो गया। मीन्स शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। परियोजना अर्थात जीवन का ही एक भाग है जिसे विद्यालय में प्रदान किया जाता है। अतः पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देने के लिए शिक्षार्थियों को सामूहिक परियोजना के माध्यम से संबंधित जानकारियों को एकत्र कराकर उनका विश्लेषण कराना सबसे बेहतर अधिगम अनुभव होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 66 नंबर। प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में रचनात्मक आकलन डैश को शामिल नहीं करता। शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग, शिक्षार्थियों के अधिगम रिक्तियों की पहचान, शिक्षार्थियों में कमियों की पहचान, शिक्षार्थियों को सीखने को बढ़ाने। बताइए 66 का आंसर करें तो 66 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट, यानी कि शिक्षार्थियों की ग्रेडिंग और रैंकिंग को नहीं करता शामिल। मीन्स रचनात्मक आकलन का उपयोग शिक्षक द्वारा भय रहित और सहयोगी वातावरण में शिक्षार्थियों को अधिगम में सक्रिय भागीदारी हेतु मंच प्रदान करने के लिए किया जाता है, जिससे कि शिक्षार्थियों की अधिगम रिक्तियों तथा शिक्षण की कमियों की पहचान के साथ साथ शिक्षार्थियों के अधिगम स्तर का विकास किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न आपका 67 नंबर कि नीचे लोगों के कुछ क्रियाकलाप दिए गए हैं। ए में है खानों का उत्खनन मीन्स खुदाई, बी में है बांधों का निर्माण और सी में है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटी इकट्ठी करना। बांस से टोकरी बुनना, गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाना। तो इनमें से वह क्रियाकलाप कौन से हैं जो जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है, यानी जिससे जंगल साफ हो रहे हैं, गायब हो रहे हैं, जिससे जंगल समाप्ति की ओर आगे बढ़ रहा है। तो बी सी डी तथा ई। अब बी सी डी में देख ले, बी सी डी में क्या क्या कहता है उसे मिला ले, केवल ए होगा या ए बी होगा या ए बी तथा सी होगा। बताइए 67 का आंसर करें तो 67 का आपका राइट आंसर हो जाएगा ए तथा बी। ए तथा बी जो है यानी खानों का उत्खनन खान का खुदाई करने से जंगल समाप्ति की ओर बढ़ रहा है, और बांधों का निर्माण करने से, बांध का भी निर्माण होगा तो भी जंगल का समाप्ति उसका होता है। कैसे होता है? दिए गए क्रियाकलापों में खानों का उत्खनन, खुदाई तथा बांधों का निर्माण ही जंगलों के गायब होने के लिए जिम्मेदार है। जिसमें आपका नेक्स्ट प्रश्न है 68 नंबर, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। ए में है कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है। कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति यानी बुत बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के और अधिक मजबूत नहीं है। इसमें से कौन सा होगा? आप इसमें से देख लीजिए, जोड़ा बनाया हुआ ए तथा सी, बी तथा सी, सी तथा डी और डी तथा ए। जो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं उसके अनुसार इसमें आंसर कौन होगा वो आपको बताना है। तो 68 का राइट आंसर करें। 68 का आपका राइट आंसर हो जाएगा बी तथा सी, यानी कांसे को तांबा तथा टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मूर्ति यानी बुत बनाई जाती है। लोहा, चांदी तथा स्वर्ण एक तत्व है। लोहा, चांदी तथा स्वर्ण क्या है? एक तत्व है, जबकि कांसा एक मिश्र धातु है। कांसा क्या है? एक मिश्र धातु है। अतः कथन ए सही नहीं है। कथन ए सही क्यों नहीं है? कि कांसा लोहे, चांदी तथा स्वर्ण की भांति एक तत्व है, नहीं, कांसा एक मिश्र धातु है। और यहाँ पे क्या करा कि कांसा को भी ऐड कर दिया है तत्व में। तो कांसा तो तत्व नहीं है, कांसा क्या आपका एक मिश्र धातु है, लेकिन लोहा, चांदी तथा सोना क्या एक तत्व है। इसलिए ए ऑप्शन नहीं होगा आपका, बी सी तो हो गया। अतः कथन ये सही नहीं है। कांसा, तांबा तथा टिन से मिश्रित एक धातु है, अतः कथन बी सही है। कथन बी सही है, वो मिश्रित एक धातु है तो है। कांसे से मूर्ति तथा तोप बनाई जाती है, अतः कथन सी भी सही है। तांबे से तोप और बुत बनाई जाती है। कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों से भारी होता है, अतः कथन डी सही नहीं है। क्या कांसा का बर्तन है वो एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के होते हैं? कांसा का तो भारी होगा, एल्युमिनियम का हल्का होगा। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है? उल्टा कह रहा है कि एल्युमिनियम का भारी होगा और कांसा का हल्का होगा, इसलिए डी भी यहाँ पर नहीं होगा। आशा करता हूँ आप इसे समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है। नेक्स्ट प्रश्न आपका कह रहा है कि गांधी धाम जो गुजरात में है का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल यानी मध्य प्रदेश और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, उसके सफ़र यानी यात्रा की दिशाएं क्या होगी? देख लीजिए, सबसे पहले आपको गुजरात है, यहाँ पे मान लीजिए कि ये भारत का मैप बना दिया हूँ, बस मान लेना आपको, ठीक है। गुजरात, तो यहाँ पे तो इस साइड में आपका गुजरात हो गया। का रहने वाला कोई व्यक्ति पहले भोपाल जाता है, एमपी, देखिए यहाँ पे आपका गुजरात हो गया।
उसके बाद कहाँ जाता है, भोपाल जाता है। तो भोपाल MP मध्य प्रदेश आपका आ जाएगा इस साइड, यानी गुजरात से नीचे में, एकदम सटेगा नहीं, इस साइड गुजरात से नीचे आएगा, ठीक है। और फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहता है, यानी फिर वो किधर आएगा, नीचे साइड में, इधर साइड आता है। तो उसका क्या होगा, गुजरात से पहले कहाँ गया, ये इधर साइड यानी पूरब गया, पूरब से क्या हुआ फिर दक्षिण। तो सबसे पहले कहाँ जाता है, वो पूरब दिशा में जाता है और फिर दक्षिण दिशा में जाता है, यानी 2 वाला, पहले पूर्व दिशा में, पहले दक्षिण जाता है तो पहला तो होगा नहीं, पहले पूर्व फिर दक्षिण, तो ये वाला होगा आपका, पहले पश्चिम तो होगा नहीं, पहले दक्षिण ये होगा नहीं, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा दूसरा। यानी पहले पूर्व दिशा में गया, देखिए यहाँ पे गुजरात है और यहाँ पे MP है और यहाँ पे हैदराबाद है। तो यहाँ से यहाँ पहले पूरब गया फिर नीचे आया, तो ईस्ट फिर साउथ, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड वाला हो जाएगा। 69 का आपका राइट आंसर हो जाएगा सेकेंड। यानी भोपाल गांधीधाम के पूर्व में तथा हैदराबाद भोपाल के दक्षिण में स्थित है, अतः व्यक्ति को पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में जाना होगा, क्योंकि गुजरात से पूर्व में क्या है, भोपाल है, अब भोपाल के दक्षिण में क्या है, हैदराबाद है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 70 नंबर, और 70 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि किसी शहर के मानचित्र पर यह लिखा था स्केल 1 सेंटीमीटर में 110 मीटर है। यदि मानचित्र पर किन्हीं 2 स्थानों के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो उन दोनों स्थानों के बीच की वास्तविक दूरी क्या होगी। तो इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन आपको करना होगा। तो कैलकुलेशन जब आप करेंगे तो आपका राइट आंसर निकल के आ जाएगा यहाँ पे फर्स्ट 1.65 किलोमीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं 71 नंबर, और 71 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका है, म्यांमार का है, भारत का है, तिब्बत का है और या नेपाल का है। तो बताइए माउंट एवरेस्ट जो दुनिया का सबसे ऊंची चोटी है वो है आपका नेपाल में है, जहाँ पे जिस स्थान पे उस स्थान का नाम है सागरमाथा। लोकल भाषा में उसे नेपाल में सागरमाथा के नाम से ही जाना जाता है। सागरमाथा या लोकल भाषा का नाम, हम लोग उसे सागरमाथा के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो माउंट एवरेस्ट कहाँ हो जाएगा आपका, नेपाल में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 4, 71 का राइट आंसर हो जाएगा 4 कि माउंट एवरेस्ट संसार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई समुद्र तल से 8,848 मीटर है, जो नेपाल में स्थित है। 8,848 का भी 8,850, 1, 2, 3 मीटर, 2 मीटर घटता बढ़ता रहता है उसका, ठीक है। चलिए 72 पे आते हैं, और 72 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि नीचे दिए गए कर्तव्यों यानी उत्तरदायित्वों का अध्ययन कीजिए। अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, पूरे ग्रुप के आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, और रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारियाँ का उपयुक्त में से चयन कीजिए। देखिए EVS का बुक में से लिया गया है। यदि आपने बुक पढ़ रखा है तो आप इसका आंसर आसानी से दे सकते हैं। यदि आपने नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा समस्या हो सकती है। तो यदि आपने EVS का बुक नहीं पढ़ा है तो EVS का बुक पढ़ लीजिएगा क्लास 3 to 5। यदि आपके पास बुक अवेलेबल नहीं है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहाँ पर से जा करके आप चैप्टर बाय चैप्टर वहाँ पर बताया गया, आप उसे देख सकते हैं। तो बताइए 72 में से आपका राइट आंसर क्या होगा, यानी ABCDE में से कौन कौन ऑप्शन होगा वो आपको बताना है। तो बताइए 72 का राइट आंसर क्या होगा। 72 का आपका राइट आंसर हो जाएगा फर्स्ट AD तथा E। A होगा, D होगा और E होगा, B और C नहीं होगा, ठीक है। यानी क्या कह रहा है, ध्यान से समझिएगा कि पर्यावरण अध्ययन एक अनुपयुक्त विज्ञान है जिसमें क्षेत्र कार्यों का विशेष महत्व होता है। माउंटेनियरिंग भी इन्हीं क्षेत्र कार्यों में से एक है। इसके अंतर्गत लीडर में निम्नलिखित जिम्मेदारियां का होना आवश्यक है: अन्य लोगों का सामान उठाने में मदद करना, साथी के बीमार होने पर उसका ध्यान रखना और सबके लिए खाने पीने का इंतजाम करना, रुकने और आराम करने के लिए अच्छी जगह ढूंढना। 73 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है कि उस वैज्ञानिक का क्या नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक झांक की और यह सिद्ध किया कि मलेरिया मच्छर से फैलता है, तथा इस अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। रोनाल्ड रोश, चार्ल्स डार्विन, ग्रोगर मेंडल, जॉर्ज मिस्ट्रल। बताइए तो कौन वो वैज्ञानिक थे, उन वैज्ञानिक का क्या नाम था जिनको 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। बताइए तो 73 का आपका राइट आंसर हो जाएगा रोनाल्ड रोश, जो फर्स्ट ऑप्शन में है। यानी वह वैज्ञानिक कौन थे, तो रोनाल्ड रोश थे। नेक्स्ट प्रश्न आपका 74 नंबर। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। मैं कपकपी, बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की कमी
रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी। रजत किस रोग से पीड़ित हो सकता है? मलेरिया, मियादी बुखार, अतिसार, हैजा। बताइए 74 का राइट आंसर क्या होगा? तो इस तरह के जो लक्षण हैं वो मलेरिया में पाए जाते हैं। प्रश्न में दिए गए सभी लक्षण मलेरिया रोग की ओर संकेत करते हैं। यह प्रोटोजोआ जनित रोग है, यानी मलेरिया जो है वो किससे होता है? प्रोटोजोआ से होता है। प्रोटोजोआ जनित रोग है जो मच्छर के काटने से फैलता है। मच्छर के काटने से फैलता है प्रोटोजोआ रोग। नेक्स्ट प्रश्न 75 नंबर, अल-बिरूनी कौन था? वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों की संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक की यात्रा की। वह एक कुतुब शाही सुल्तान था जिसने हमारे देश में लगभग 40 वर्ष शासन किया। वह अफ़गानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाज़ारों का अध्ययन करने आया था। वह उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। बताइए 75 का राइट आंसर क्या होगा? तो 75 का आपका राइट आंसर होगा कि अल-बिरूनी जो था वह उज़्बेकिस्तान यात्री था, यानी वो उज़्बेकिस्तान से आया था। अल-बिरूनी क्यों आया था? कि उसने एक किताब लिखी जो हमारे देश के इतिहास के बारे में जानने में सहायक है। वो यहाँ घूमने आया था और बहुत कुछ अपने किताबों में उसने लिखी है। अल-बिरूनी उज़्बेकिस्तान का यात्री था जिसने वो जो किताब लिखा उसका नाम था अल हिंद नामक पुस्तक लिखी थी। उल हिंद नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो अल-बिरूनी, जो उज़्बेकिस्तान का निवासी था, जो भारत के इतिहास को जानने हेतु एक महत्वपूर्ण स्रोत है। 76 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा है आपका 75 15 प्रश्न होगा यहाँ पे। तो ईवीएस में 15 प्रश्न का प्रैक्टिस हम लोगों ने किया। आप बताइए कि 15 में से आपके कितने नंबर आए हैं, कितने सही प्रश्न को आपने किया है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ईवीएस का 15 प्रश्न के साथ में 75 हो गया, 76 से 90 तक करेंगे।